नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मेरा नाम है विपिन। आप जुड़ चुके हैं पीसीएस वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। अब तक जो आपका रेस्पॉन्स मिल रहा है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है और इसी तरीके से अपने रेस्पॉन्स को विस्तारित कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। 300 प्लस हमारी फैमिली हो गई है, वो धीरे धीरे और बढ़ती रहेगी ऐसे ही, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो आप यूट्यूब में कहीं भी आप जाएँ, किसी भी टीचर से आप पढ़ लें, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि इतिहास से मेरा एक लंबा संबंध रहा है। पिछले 5-6 साल से मैंने स्टडी की है और मैंने इतिहास को ये पाया है कि इसमें आपको फैक्ट और डेटा बिल्कुल नहीं है, जो कि आपको डराया जाता है कि इतिहास में डेट होंगी, युद्ध होंगे, उनकी डेट याद रखनी होंगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपने मेरे साथ इतिहास को अब तक जितना पढ़ा, मैंने आपको तकरीबन 6 क्लास पढ़ा दी। 6 क्लास में आप मुझे बताइए कि 6 क्लास में आपको कितना डेटा अपने दिमाग में रखना पड़ता है? बहुत कम डेटा रखना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है कि हर किसी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा होता है और बिना किसी कारण के कोई घटना इतिहास में हो नहीं सकती। पहली बात कि आपको इतिहास से बिल्कुल नहीं डरना है कि ये फैक्ट है, डेटा है, इतिहास में युद्ध हैं, इन सब को याद करना है। बोरिंग सब्जेक्ट है ये सब, बिल्कुल नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते आपका जो इंटरेस्ट है वो इतिहास के प्रति होना चाहिए। अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया वो ये था कि किस तरीके से मुगलों का पतन हो रहा है और मुगलों के पतन के साथ साथ किस तरीके से एक कंपनी जो व्यापार करने आई थी वो व्यापार से साम्राज्य तक कैसे पहुंच रही है। और उसकी पहली एक जो कड़ी है वो मैंने आपको समझाई। उत्तराधिकारी जो प्रांत निकले थे, उन प्रांतों में सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था हैदराबाद, फिर मैंने डिस्कस किया था आपके साथ बंगाल। बंगाल की कड़ी ही अभी चल रही है। बंगाल में कल मैंने आपको 23 जून की जो लड़ाई है, 23 जून आप समझ गए होंगे, 1757 की बात कर रहा हूँ, प्लासी की लड़ाई, वो मैंने कल कवर कराई थी। उसके बाद कंपनी की अब क्या रणनीति है, किस तरीके से कंपनी अपने आप को बंगाल सहित पूरे भारत में विस्तारित करने की योजना बना रही है, इन सब पे बात आज हम करेंगे। लेकिन आज जो हमारी बात होगी क्लास में, आज हम करेंगे पहला कि हम पढ़ेंगे कि बंगाल के जो नवाब बने, बंगाल पे जो गद्दी पे बिठाया यानी मीर जाफर, उसकी बात हम करेंगे। उसके बाद अन्य जो नवाब आए जैसे मीर कासिम आया, फिर इस पॉइंट को हम यहीं छोड़ेंगे, मीर कासिम, मीर जाफर से मीर कासिम तक ही ले जाएंगे। फिर हम उसके बाद जब बक्सर का युद्ध नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि बक्सर के युद्ध को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि अवध की क्या स्थिति है। किसकी स्थिति? अवध की। तो हम अवध के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे आज। और अवध को पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे किस तरीके से नादिर शाह का आक्रमण होता है और उसके क्या कारण थे। फिर उस आक्रमण के बाद भारत की स्थिति क्या बचती है, यानी 1757 में जो कंपनी बंगाल में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अवध का भी एक हाथ है। अवध ने किस तरीके से भारत को कमज़ोर किया, तो इन सब बातों पे अभी चर्चा शुरू कर लेते हैं। अब तक आपने देखा कि कंपनी अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में 2 क्षेत्रों पे अपना कब्जा बना चुकी है। और पहला क्षेत्र था हैदराबाद और दूसरा क्षेत्र है बंगाल। कब्जा जमाने का मतलब ये है कि कंपनी ने अभी नियंत्रण में नहीं लिया किसी क्षेत्र को, लेकिन वहाँ किसको बिठाना है और किसको कैसे चलाना है ये कंपनी के हाथ में आ गया। यहाँ तक हमने देख लिया कि कंपनी किस तरीके से, जैसे एक अजगर किसी को अपने अंदर सटकता है या अंदर अपने समाता है, उस तरीके से कंपनी धीरे धीरे साम्राज्य को अपने अंदर समाती जा रही है। पहली कड़ी में आपने देखा होगा कि कंपनी का जो विस्तार है उसमें हमारे यहाँ की कुछ कमजोरियाँ नहीं। फिर दूसरी कड़ी में भी आपने देखा कि वहाँ भी मीर जाफर जैसे लोग आए जिन्होंने कंपनी को सह दी और वो कंपनी के चक्कर में आके, छोटे से लालच के चक्कर में कंपनी को मेन भूमिका में लेके आ जाते हैं। और इसमें हीरो कौन साबित हो रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। ये जो बंदा आपकी स्क्रीन पे है, ये मेन भूमिका में आया हुआ था। तो जब प्लासी की लड़ाई हुई, जब प्लासी के युद्ध खत्म हो गया, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया, तो युद्ध खत्म होने के बाद 23 जून को ये युद्ध हुआ था, 23 जून 1757। 5-6 दिन बाद ही यानी 29 जून को मीर जाफर को गद्दी पे बिठा दिया गया।
और जिस दिन ये गद्दी पे बैठा तो डेफिनेटली क्लाइव ने तो बहुत बड़ा काम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और पूरे बंगाल उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो इसे क्लाइव ने अपने शब्दों में कहा था बंगाल की प्रथम क्रांति। क्या कहा था? बंगाल की प्रथम क्रांति। क्वेश्चन आप नोटबुक निकाल लीजिए और ये सब ऐसे ही नोट करते चलिए, क्योंकि इससे फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप फिर कंफ्यूज ना हो। तो इसे बंगाल की प्रथम क्रांति कहा। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। क्लाइव इतना प्रसन्न था कि एक रेफरेंस है 7th क्लास की एनसीईआरटी का ही है ये भी। वो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब मीटिंग चल रही थी लंदन में, तो हॉल में खड़े होकर ये बोल रहा था कि मैं ऐसे देश में मनमानी कर रहा हूँ जहाँ का जो शासक है वो मेरे बिना कहे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं यदि उससे कहूँ कि अभी सोना है तो वो सोएगा, अभी उठना है तो वो उठेगा। कंपनी का सर्वे सर्वा ये व्यक्ति है, बाकी सब लोग काम करते हैं लेकिन उसकी सबकी जो कुंजी है वो रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्लाइव ने ही कंपनी को दोबारा बंगाल में स्थापित किया था, नहीं ये तो पिट के पुल्टा द्वीप भाग गए थे। तो इसको, क्योंकि मीर जाफर क्लाइव के नियंत्रण में काम कर रहा है, तो इसको सबसे पहले बैठने के साथ साथ पहले तो ये कंपनी को 24 परगना, बंगाल में जगह है 24 परगना, इसकी जमींदारी दे देता है। जमींदारी का मतलब क्या है? जमींदारी का मतलब है कि यहां से जितना भी राजस्व उगाया जाएगा वो सब कंपनी के नियंत्रण में जाएगा। ये मीर जाफर कोई भी काम बिना क्लाइव की अनुमति के नहीं करता था, इसलिए इस व्यक्ति को क्लाइव का सियार कहा गया। क्या कहा गया? क्लाइव का सियार, यानी ये इसकी कठपुतली बन के रह गया था। फिर एक और उपहार इसने दिया कंपनी को कि जो निजी व्यापार है, कौन सा व्यापार है? निजी व्यापार, वो भी, यानी कंपनी के साथ साथ कंपनी के अधिकारी भी अब व्यापार भारत में कर सकते हैं, उनसे भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। हालांकि ये जो नुकसान है आगे जाके कंपनी को होगा, लेकिन फिलहाल ये नुकसान बंगाल को हो रहा था, बंगाल के राजस्व को हो रहा था। तो बंगाल के राजस्व को बहुत तगड़ा घाटा लग रहा था। इतनी सारी जब छूटें मिल गई, उसके बाद कंपनी की दिनों दिन मांग बढ़ती जाती थी। कंपनी जब चाहे तब मांग लेती थी कि भाई लाओ इतना रुपए दो। अब ये मीर जाफर इन मांगों से परेशान हो गया और ये अंग्रेजों से जब बात करने गया कि भाई देखो ये रोजाना आपका जो झोला लेके आप मेरे पास आ जाते हो, मेरे पास टैक्स का कलेक्शन उतना नहीं है, मैं आपको बताओ कहाँ से दे सकता हूँ इतना। आप डेली आप इतना डिमांड करते हो, हर महीने हर 15 दिन पे आपकी डिमांड आती रहती है। तो ये उस टाइम का जो गवर्नर है वो इससे कहता है कि भाई देखो कंपनी की जो पॉलिसी है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये रॉबर्ट क्लाइव बताएगा। अब जब यहाँ कोई समझौता नहीं निकला तो फिर ये गया उस टाइम, क्योंकि डच भी यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। डचों ने हालांकि अपने आप को, मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया था कि दक्षिण पूर्व एशिया में इन्होंने इंडोनेशिया की तरफ अपने आप को सीमित कर लिया था। क्लाइव ने सोचा कि इसकी पहले मैं डच वाली जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर देता हूं। तो 1759 में वेदरा एक जगह है वहीं बंगाल में, वेदरा में इन्होंने डच को पकड़ के ठीक से रगड़ दिया कि तुम मीर जाफर के साथ कोई साठगांठ बना रहे हो। और यहां से बेदरा की लड़ाई से डचों को भारत से बाहर ही जाना पड़ा। इनकी ये लास्ट लड़ाई रही डच की बेदरा में, और फाइनली ये यहाँ से निकल गए 1759। ये आनंद मठ आप देख सकते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। ये 1882 में बाद में लिखा गया था, काफ़ी बाद में, बंगला भाषा में ही था, बंगाल के इतिहास को इसने दर्शाया था। तो इन्होंने इसमें मीर जाफर को पापी, निराधर्मी, कलंकित, देशद्रोही, दुनिया भर के नाम इसमें उपयोग किए हैं। और एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास कब आया। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बना के इससे पूछा जाता है, क्योंकि इन्होंने ये सब इसे मीर जाफर को बोला था, तो ये वर्ड इसलिए एग्जामिनर पूछ लेता है। तो आप याद रखेंगे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने आनंद मठ में मीर जाफर के प्लासी के युद्ध का भी वर्णन किया है। आगे हम चलते हैं, फिर उससे थोड़ा आगे एक इनका गवर्नर बन के आता है वेंसिटार्ट पी रॉबर्ट। क्या नाम था? वेंसिटार्ट पी रॉबर्ट। ये व्यक्ति वेंसिटार्ट पी रॉबर्ट क्या कहता है? वेंसिटार्ट पी रॉबर्ट
VPR से याद रख सकते हैं। तो ये कहता है कि बंगाल का जो नवाब है उसे हटाओ और उसकी जगह पे इसी का दामाद है, क्योंकि इसका बेटा तो पहले एक युद्ध में मारा जा चुका था मीर जाफर का, तो इसका बेटा तो बिठाना नहीं, लेकिन इसका दामाद है जिसका नाम है मीर कासिम। क्या नाम है? मीर कासिम। इसको गद्दी पर बिठा दो। मीर कासिम क्योंकि इसके साथ, किसके साथ? वेंसिस्लाव पी रॉबर्ट के साथ हाथ मिला चुका था कि यदि तुम मुझे गद्दी पे बिठाओगे तो मैं तुम्हें रिश्वत के रूप में पैसा भी दूंगा, और जो जमींदारी हैं जैसे बर्दवान है, मिदनापुर है, चटगांव है, इन सब क्षेत्रों की जमींदारी मैं कंपनी को सौंप दूंगा। वहाँ पे कंपनी अपना काम कर सकती है, अपने किले बनाए, कुछ भी करे। इस सब को देखते हुए ये राजी हो जाता है। कौन? वेंसिस्लाव पी रॉबर्ट, और मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। 1763 तक ये गद्दी पर बना रहता है। कितना? 1763। तो 1760 में इसे गद्दी पर बिठाया गया और 1763 तक ये गद्दी पर रहा। तो इसने कुछ सुधार भी किए। पहले ये बहुत चतुर दिमाग था। चतुर दिमाग इसलिए कि ये पहले समझ गया था कि इन्होंने किस तरीके से मीर जाफर की रेड मारी है। रेड मारी मतलब किस तरीके से इन्होंने मीर जाफर को खराब किया है। तो बदले की भावना तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ उनसे सतर्क था ये। पहला कि पहले यहाँ जो बंगाल की जो राजधानी थी वो थी मुर्शिदाबाद। कौन सी थी? मुर्शिदाबाद। उसको वो वहां से ले गया, मुर्शिदाबाद क्योंकि बंगाल के निकट पड़ता है, बंगाल में ज़्यादा क्षेत्र, तो उससे वो ले गया मुंगेर। कहाँ पे? मुंगेर। मुंगेर दरअसल यहाँ यदि आप जाएं, यदि आप भारत का ये नक्शा देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मान लो ये जो बंगाल है यहाँ बिल्कुल एकदम, जो मुर्शिदाबाद है वो कोस्टल एरिया में पड़ता है, तो मुंगेर थोड़ा सा ऊपर पड़ता है उससे। तो मुंगेर क्योंकि अंग्रेज़ों से थोड़ा दूर था तो इसलिए मुंगेर को इसने राजधानी बना दिया। कहाँ से कहाँ? मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तित की। दूसरा, यूरोपीय पद्धति पर, कौन सी पद्धति पर? यूरोपियन पद्धति पर अपनी जो सेना है वो बनाई, और वहां तोड़क बंदूक होती है, तोड़क बंदूक के कारखाने इसने लगाए। तोड़क बंदूक होती है ना, ऐसे दो बंदूक हैं, दो कारतूस में भरे जाते हैं और फिर छोड़ी जाती है, तो तोड़क बंदूक के कारखाने इसमें इसने लगवाए। किसने? मीर कासिम ने। और ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये चाह रहा है कि अंग्रेजों का प्रभाव है वो कम किया जाए। साथ ही साथ ये क्या कर रहा था? इसने बोला कंपनी से कि आपको निजी व्यापार की अनुमति है वो ठीक है, लेकिन जो व्यापार हो रहा है उसमें कम से कम 2% 2.5% का टैक्स आप भी दीजिए, क्योंकि यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो भारतीय व्यापारी हैं, वो तो काफ़ी टैक्स देते हैं, लेकिन आप कम से कम 2.5% वो तो दीजिए जो मुगलों में पहले से सारे प्रांतों में चला रहा है। कंपनी ने उसके लिए भी मना कर दिया। तो इसने क्या किया कि यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं, स्थानीय व्यापारियों को भी सभी करों से मुक्त कर दिया। स्थानीय व्यापारी पर नो टैक्स, यानी बंगाल में कोई स्थानीय व्यापारी भी व्यापार करना चाहता तो उससे भी अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। नहीं, सारे व्यापारी टैक्स फ्री हो गए। ब्रिटिश तो हैं ही, अब भारतीय भी हो गए। इससे भारतीय हितों को तो डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचा, लेकिन क्या ब्रिटिश लोग इस पर चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। और क्या किया इसने? और इसने भू राजस्व के क्षेत्र में सुधार किया। जो लोग जमींदार थे उन जमींदारों का दमन किया, क्योंकि ये लोग जमींदार जो थे वो कंपनी के हितैषी थे, उनका दमन किया। और खिजरी जमा एक टैक्स था, खिजरी जमा, वो जमींदारों से वसूलना शुरू कर दिया। ये सारे सुधार जब ये करने लगा बंगाल में, इसके लिए तो अच्छे थे, लेकिन कंपनी के लिए ये सुधार बिल्कुल अच्छे नहीं थे। कंपनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और कंपनी ने कहा कि इस व्यक्ति को हटाया जाए। ये बात इसने सुनी तो इसने कंपनी का विरोध करना शुरू किया। जब ये विरोध करने लगा तो कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने इसको हटा दिया, और इसको हटा के 63 में इसको हटा के मीर जाफर को दोबारा लिया है। किसको लिया है? मीर जाफर को दोबारा से क्या कर दिया? वहां का नवाब बना दिया बंगाल का। लेकिन क्या ये चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं बैठेगा। कौन? मीर कासिम। ये यहाँ से गया और यहाँ से जितने भी जैसे जो अंग्रेज इसने बंदी बना रखे थे उन सबको मारता हुआ ये पटना पहुंच जाता है। एक जगह है कटवा,
पटना के आसपास ही पड़ता है। तो कटवा के युद्ध में, यानी कई सारे युद्ध इसने हैं, हारे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध नहीं है, याद नहीं करने, क्योंकि इतिहास की दृष्टि में उनका कोई उल्लेख ज़्यादा है नहीं। जब ये यहाँ से भागता है तो ये यहाँ से चला जाता है, अवध का नवाब था उस समय। अवध का कौन सा नवाब था? शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला। तो ये हेल्प की भीख मांगता है कि यार हमें तो गद्दी पर बिठाया और हमें ऐसे ऐसे उतार दिया, ये तो बंगाल में बहुत बुरा हाल कर रहे हैं, आज बंगाल के साथ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ होगा। पहले जो मुग़ल वो है बादशाह, उसकी भी नहीं सुनी। ये दोनों मिलके मुग़ल बादशाह के पास जाते हैं। जब ये मुग़ल बादशाह के पास गए, मुग़ल बादशाह उस समय था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था उसका? शाह आलम द्वितीय। तो मुग़ल बादशाह के पास पहुँचे तो उसने बोला कि यार तुम एक बात बताओ, जब तुम अब अकेले अकेले भाग रहे थे तब तुमने मेरे से पूछा था, अब जब तुम्हारे ये अंग्रेज़ मुंह पे बजा रहे हैं तो आप लोग मेरे पास भाग रहे हो। तो उसने पहले अवध वाले से पूछा कि तुम पहले ये बताओ कि तुम अलग कैसे हुए थे। तो अवध वाले ने क्या कहा जरा सुनिए। उसने कहा कि देखो मुझे तो नहीं पता, ये बात शुरू होती है बुरहान उल मुल्क से। क्या नाम है? सादत खां। इसी को बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सबसे पहले 1720 में आगरा का सूबेदार बना के भेजा जाता है। कहाँ का? आगरा का। तो उस समय क्योंकि मोहम्मद शाह शासक था तो वहाँ इसकी जो सूबेदारी थी काफ़ी अच्छी थी। तो अवध में दरअसल जो राजस्व है वो ज़्यादा कलेक्शन होता था, तो आगरा से इसको स्थानांतरित करके अवध भेज दिया जाता है 1722 में। 1722 में तो जब ये वहाँ जाता है तो वहाँ जमींदारी के काफ़ी सुधार करता है, स्थायी बंदोबस्त और भूमि व्यवस्था में सुधार करने के कारण इससे जो मोहम्मद शाह है वो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि जो गद्दी पे अभी मोहम्मद शाह ही बैठा है, मुग़ल गद्दी पे। लेकिन 1724 में ये खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है और इंडिपेंडेंट काम करने लगता है। फिर सादत खां जब शासन कर रहा था तो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है मुग़ल गद्दी पे। किसका आक्रमण होता है? नादिर शाह का। मैंने आपको बताया था जो पिछली जो क्लासेस थी उसमें आपने देखा होगा कि नादिर शाह ने आक्रमण किया, करनाल वाला वॉर जो था। तो जो करनाल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है 1739, इसमें मुग़ल जो थे वो हारे थे। आपको पता है कि मुग़लों के हारने के पीछे मेन कारक जो था वो ये सादत खान ही था। इसी ने नादिर शाह को आमंत्रित किया था कि आप मुग़लों पे आक्रमण करो और आपको यहाँ कम से कम 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। 20 करोड़ की डिमांड रखना, क्योंकि नादिर शाह को तो अपनी सेना का पेट पालना था, क्योंकि उसकी सेना बड़ी थी और जहाँ जिस क्षेत्र से वो आता है वहाँ पे उपज के कोई साधन नहीं थे, कोई राजस्व वसूली कुछ उसको नहीं मिलता था। तो वो अपना जो साम्राज्य वो बढ़ाने की कोशिश में था। जैसे आजकल फिरौती मांगते हैं जो गुंडे मवाली होते हैं, वैसे ही वो भी फिरौती मांगने वाला ही व्यक्ति था। तो भारत पे इसीलिए आक्रमण कर रहा था कि भारत से जो धन संपदा है वो लूट के लाई जा सके। और उसमें एक मुख्य भूमिका किसने निभा दी? सादत खान ने। कैसे? कि इसने आमंत्रित किया कि तुम जो मुग़ल गद्दी पर बैठा है जो शहंशाह मोहम्मद शाह, उसमें कोई जानवान नहीं है, तुम उस पर आक्रमण करोगे ना तो वो ऐसे तहस नहस हो जाएगा। और ऐसा हुआ। नादिर शाह ने जब आक्रमण किया करनाल के युद्ध में, हालांकि इसने दिखावे के लिए ये दिखाया कि हाँ ये मुग़लों की तरफ है, लेकिन ये सच में किसकी तरफ था? नादिर शाह की तरफ था। तो नादिर शाह के साथ साथ इसने दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली को लूटा गया और यहाँ कत्लेआम चलता रहा। यहाँ से मोहम्मद शाह तो भाग गया था, लेकिन जो कत्लेआम दिल्ली में कई दिनों तक चांदनी चौक वगैरह में चलता रहा। और उसके बाद नादिर साहब यहाँ से कोहिनूर हीरा सहित, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया, काफ़ी धन संपदा लेके चला गया। फिर सादत खां को वहीं छोड़ गया, लेकिन इसकी बाद में हो जाती है मृत्यु। फिर जब वो चला गया और मुग़ल शहंशाह को पता चला कि हाँ भाई अब नादिर शाह चला गया, तो वो वापस आके फिर गद्दी पे बैठ जाता है। क्योंकि ये जो है वो एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट हो रहा है। यहाँ कोई ऐसा शासक नहीं था
जो भारत की गद्दी को संभाल सके। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये फ़ायदा मिल रहा है यहाँ कि यहाँ देखो मुग़लों को किस तरीके से नादिर शाह ने आके देश में यानी उनके घर में आके कूट दिया। इसका मतलब ये है कि मुग़लों को हराना इम्पॉसिबल तो अब नहीं रहा, जैसा औरंगजेब के टाइम था अब वैसा नहीं है। इसीलिए आगे जो आने वाली जो रणनीति है साम्राज्यवाद की कंपनी की, वो और ज़्यादा गहरी होती जाती है और यहीं से कंपनी भारत के राज्यों के जो मामले हैं उनमें दखलंदाजी करना शुरू कर देती है। इसी में फिर कर्नाटक वॉर होते हैं। फिर कर्नाटक वॉर, हालांकि ये सप्तवर्षीय जो यूरोपीय युद्ध था उसका ही विस्तार भारत में था, लेकिन कंपनी की इतनी हिम्मत इसलिए हो रही थी कि वो ये समझने लगी थी कि जो यहाँ मुग़ल जो बादशाह है वो एकदम अब ख़त्म हो चुका है, उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है, उसकी कोई अपनी पावर नहीं है, उसको सिर्फ दिखावे के लिए वो सिंहासन पे बैठा हुआ है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब शहादत खां की मृत्यु हो जाती है तो इसी का एक भांजा था जो इसका दामाद भी था, जिसका नाम था सफदरजंग। सफदरजंग इसी ने, सफदरजंग ने ही, आज इसके नाम पे हॉस्पिटल भी है, सफदरजंग हॉस्पिटल आप देखते हैं दिल्ली में। तो इसी ने जो लखनवी शैली है, लखनवी तहजीब इसी ने विकसित की थी, इसी के काल से है। लखनवी तहजीब किसके काल से है? तो वो सफदरजंग के काल से ही है। लेकिन सफदरजंग नहीं रह सका और अहमद शाह ने इसको भी उठा के फेंक दिया और इसकी जगह पे शुजा-उद-दौला को, शुजा-उद-दौला वो 1553 में, 1753 में अवध का नवाब बनाया गया। तो इस तरीके से शुजा-उद-दौला गद्दी पर बैठा था। तो यहाँ तक ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से शुजा-उद-दौला गद्दी पे आया। अब यहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो अब हम यहाँ कहाँ हैं? अब यहाँ हम खड़े हैं कि मीर कासिम प्लस शुजा-उद-दौला की कहानी आपने अभी देख ली किस तरीके से आया ये। दूसरा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये कौन है? ये मुग़ल नवाब था, मुग़लों का नवाब उस टाइम का। तो शाह आलम द्वितीय को, क्योंकि ये जब मैंने अभी बताया कि ये दोनों मिलके कहाँ पहुँचे, शाह आलम द्वितीय के पास, कि देखो बंगाल पे कब्जा हो गया है, अवध पे कभी भी हाथ डाला जा सकता है, और जिस तरीके से नादिर शाह पीट के गया था मोहम्मद शाह को, हो सकता है शाह आलम तुम्हें ये अंग्रेज़ पीट दें। तो शाह आलम को डेफिनेटली खतरा लगने लगा। तो इन तीनों ने एक संघ बनाया, तीनों के संघ के साथ ही ये फिर लड़ाई लड़ते हैं। कौन सी? बक्सर की। कौन सी लड़ाई लड़ेंगे अब ये? बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, कैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी, बक्सर की लड़ाई से क्या परिणाम निकलेंगे, क्योंकि बक्सर की लड़ाई भारत के आधुनिक इतिहास में एक अहम भूमिका रखती है। बक्सर की लड़ाई ने क्या प्रभाव किए और कौन सी संधि हुई, उस संधि के क्या प्रभाव हुए, कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो आप मेरे साथ बने रहे, इस क्लास को देखा उस सब के लिए आपका धन्यवाद। छोटी छोटी क्लास धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे हम सिलेबस को कवर करते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी जब भी नेक्स्ट क्लास आया करे तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।